हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का जो तीसरा क्वेश्चन है उसको करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में आपके सामने क्वेश्चन होगा, आप लोग पढ़ लीजिए। मैं फिर से बता देता हूँ, लेकिन आपको क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ कि ये क्या होगी। अगर आपसे कोई बोले 2 अंकों की संख्या क्या होगी, 2 अंकों की संख्या, ठीक है, 2 अंकों की संख्या आपसे बोले क्या होगी, या इंग्लिश में बोले टू डिजिट नंबर, ठीक है, द डिजिट ऑफ द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, ठीक है, आपसे ये बोले 2 डिजिट नंबर क्या होगा। इस क्वेश्चन की बात ही कर रहा हूं मैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको चीजें थोड़ी बता देना चाहता हूं। अगर आपसे बोली जाए कि 2 अंकों की संख्या लिखिए या 2 डिजिट नंबर बताइए क्या होगा, ठीक है, 2 डिजिट नंबर क्या होगा, तो आप यहां पे लिख दोगे एक्स वाई, लेकिन एक्स वाई आप यहां नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे, इसका रीजन है। यहां पे आज जैसे मैं आपसे बोलता हूं 2 अंकों की संख्या कोई भी लिखिए, तो आपने लिख दिया, मान लिया 7 2 लिख दिया, तो 2 अंकों की संख्या हो गई कि नहीं होगी, 2 डिजिट नंबर हो गया। ये पहला अंक और ये दूसरा अंक, ये पहली डिजिट और ये दूसरी डिजिट, ठीक है, यही बात तो हुई। लेकिन यहां पे दिक्कत क्या है, यहां पे एक्स वाई अगर हम लोग लिख देंगे ना, तो यहां पे इसका मतलब होता है एक्स इंटू वाई। एक्स वाई अगर हमने सिंपली लिख दिया तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स इंटू वाई होता है। इसलिए हम लोग एक्स वाई नहीं लिख सकते, तो क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा सिंपलिस्ट फॉर्म में बना लेंगे और इसको लिख देंगे 10x प्लस वाई। क्या लिख देंगे, 10x प्लस वाई लिख देंगे। अब 10x प्लस वाई कहां से आ गया भैया, समझो। 72 को क्या लिख सकते हैं, 72 को हम लोग लिख सकते हैं 70 प्लस 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 70 को क्या लिख सकते हैं, 70 को लिख सकते हैं 10 इंटू 7। 70 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 7 लिख सकते हैं प्लस 2, ठीक है, मतलब इस तरह से। ये जो 2 है प्लस के इधर आ गया, ये जो पहला अंक था, पहली डिजिट थी, वो आपकी प्लस के यहां गई, जो 7 था वो 10 इंटू 7 में आ गया। इसी तरह मैंने एक्स वाई को क्या कर दिया, तोड़ दिया। x को क्या कर दिया, 10 इंटू एक्स कर दिया, 10 इंटू एक्स कर दिया। जैसे मैंने 7 को क्या किया था, 7 को 10 इंटू 7 किया था, उसी तरह मैंने x को क्या कर दिया, 10 इंटू एक्स कर दिया। मैंने y को क्या कर दिया, y को प्लस करके यहां लिख दिया, जैसा मैंने 2 को यहां करके लिखा था। तो मैंने जो फॉर्म इसकी यहां बनाई है, मैंने वही फॉर्म इसकी यहां बना दी। अब आपको एक्स वाई लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको 2 अंकों की संख्या जब भी मानना होगा तो आप एक्स वाई नहीं मानोगे, आप एक्स वाई तो अपने मन में मानोगे। एक्स वाई क्या करोगे, ये अपने मन में या कहीं छोटा सा इधर उधर कॉपी के इधर उधर लिख लोगे, लेकिन उसको एकदम बीच मेन कॉपी में मत लिख दीजिएगा, ठीक है। ये समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, एक्स वाई को आप लोग इस तरह से डिनोट कर सकते हो। ये क्या है, 10x प्लस वाई क्या है, ये हमारी है 2 अंकों की संख्या या 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। अगर कभी आपसे कह दिया जाए कि 2 अंकों की संख्या हमने पलट दी, तो क्या करोगे, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या पलटने पर, या इंग्लिश में बोले कि जो है रिजर्विंग ऑफ द रिवर्सिंग ऑफ द 2 डिजिट नंबर। तो हमने अभी 2 अंकों की संख्या क्या मानी थी, बताइए, एक्स वाई माना था, तो उसको पलट दीजिए, क्या हो जाएगा, वाई एक्स हो जाएगा। हमने देखो 2 अंकों की संख्या हमने क्या मानी थी, एक्स वाई मानी थी ना। ये इसका सिंपलेस्ट रूप है, ये जो मैंने बनाया है इसका सिंपल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब मैंने बोला 2 अंकों की संख्या पलटने पर, रिवर्सिंग ऑफ द 2 डिजिट नंबर, रिवर्स कर दिए तो वाई इधर आ जाएगा, एक्स इधर चला जाएगा। तुमने वही किया, वाई इधर आ गया, एक्स इधर जा गया। अब इसको कैसे डिनोट करेंगे, इसको सिंपल फॉर्म में डिनोट करिए। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 10y प्लस एक्स, ठीक है, 10y प्लस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए, लिख सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन में बस इतनी 2 चीजें पता चल गई, यही मुझे बतानी थी, आगे क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब जरा एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं और ये क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा, तो थोड़ा सा समझ के बैठिएगा, संभल के बैठिएगा, ठीक है। चलिए एक बार हिंदी वाले बच्चे समझ ले, फिर इंग्लिश में भी बता देता हूं। बोला गया है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। हमसे क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा गया है 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या बोला गया है, ठीक है। तो हम लोग मानते हैं, पहले मैं आपको बताया था ना कि कुछ मान लीजिएगा,
तो माना दो अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, एक्स वाई मान लेते हैं, और एक्स वाई को जरा सिंपल फॉर्म में क्या लिखेंगे, 10x प्लस वाई लिख लेंगे, ये चीज लिख लेंगे। बात क्लियर हुई? मैंने आपको अभी बताया था दो अंकों की संख्या क्या मानेंगे, एक्स वाई मानेंगे, और एक्स वाई को सिंपल फॉर्म में, इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई लिख सकते हैं। ठीक, जरा फिर से पढ़िए इस क्वेश्चन को। लिखा गया है दो अंकों की जो संख्या है उसके अंकों का योग 9 है। अगर मैंने आपके सामने कोई संख्या लिखी है, मान लीजिए 5 4 लिखी है, तो मैंने अंकों का योग क्या होगा, ये पहला अंक है और ये क्या है, ये दूसरा अंक है। ठीक है, और इन दोनों का योग बोल रहा है, मतलब 5 + 4 बराबर जो भी बोल रहा है, ठीक है, 9 हो जाएगा। तो इसी तरह बोला गया है अंकों का योग कितना है, 9 है। तो यहां पे लिखेंगे अंकों का योग कितना बोला है उसने, 9 है। तो उनका योग क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। अंकों का योग क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 9 हो जाएगा। यहां पे ये मत कर दिएगा 10x प्लस वाई, भाई 10x प्लस वाई तो संख्या है पूरी, ये हमारी पूरी क्या है, संख्या है, तो इसका योग कैसे कर देंगे, हमने तो इसको योग के फॉर्म में लिखा ही है, इसका योग नहीं कर सकते, ये हमारी ओरिजिनल संख्या है। ठीक है, इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा। अब बोला गया है दो अंकों का योग, मतलब ये अंक और ये अंक प्लस ये अंक कितना है, 9 है। तो यहां से हमारी ये बन गई पहली इक्वेशन, ये हमारी बन गई पहली इक्वेशन बन गई। ठीक, पहला समीकरण बन गया। इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का किस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का, इस संख्या का 9 गुना, मतलब इस संख्या का 9 गुना 10x प्लस वाई का 9 गुना, इसका 9 गुना बोल रहा है। 9 गुना मतलब 9 से गुणा कर देंगे। जब भी गुना होता है तो गुणे का मतलब होता है बच्चे गुणा, हमने आपको बताया था कि नहीं बताया था, बताइए। गुना का मतलब होता है गुणा। ठीक है, तो 9 गुना बोला है तो 9 × 10x प्लस वाई कर दिया। इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, फिर से पढ़िए, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब संख्या के अंकों को पलटेंगे, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या होगी, बनी संख्या क्या होगी बताइए। अगर हम लोग संख्या क्या थी, हमने संख्या ये मानी थी, एक्स वाई मानी थी, इस संख्या के अंकों को पलट दीजिए, मतलब y इधर चला जाएगा, x इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, yx हो जाएगा। लेकिन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में किस तरह लिखेंगे बताइए, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 10y प्लस x लिख देंगे, इस तरह से लिख देंगे कि नहीं। तो दो संख्या के अंकों को जो पलटने पे बनी संख्या क्या होगी, 10y प्लस x हो जाएगी। इसमें यही लिखा गया है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, मतलब जो इसका 9 गुना है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या जो हमारी बनी संख्या है, इसका 2 गुना है, इसका 2 गुना है। अच्छा, कुछ बच्चे यहां कह रहे होंगे सर इसका आपने इस तरह से बनाया था, इसका 9 गुना, इसका 9 गुना और इसका 2 गुना, इसका 2 गुना। ठीक है, तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाना चाहिए, लेकिन सर आपने इसी में गुणा कर दिया, ये क्यों कर दिया। इसमें जरा लैंग्वेज को बच्चे थोड़ा सा पढ़िएगा, इसमें बोल रहा है कि बराबर है, आपको लिखा नहीं है बराबर है, लेकिन इसमें बोल रहा है कि इसका 9 गुना, इसका 9 गुना है, वो क्या है, इसका 2 गुना है। ठीक है, तो लैंग्वेज समझने की कोशिश करिएगा, इसमें बोल रहा है, इसमें पहले ही से बोल रहा है इसका 9 गुना और इसका 2 गुना आपस में बराबर है, बस उसने ये वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, बराबर है का इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है, अब इसमें बोला संख्या ज्ञात करिए, मतलब जो हमारी संख्या है ये ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, हमारे पास 2 इक्वेशन मिल गई, एक पहली इक्वेशन ये मिल गई और दूसरी इक्वेशन हमारी ये मिल गई। जरा इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, ये दूसरी इक्वेशन है, इसको सॉल्व करिए। तो उसको सॉल्व करते ही 90x हो जाएगा प्लस 9y हो जाएगा प्लस 9y हो जाएगा, ये हो जाएगा 20y हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये 88x हो जाएगा, इधर चला जाएगा, बराबर ये 20 में से इधर चला गया, 11y हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, अब 11 से कट जाएगा, 11 कम 11, 11 88, तो 8x बराबर y हो जाएगा, 8x बराबर y। मैंने आपको बताया था कि प्रतिस्थापन विधि बताई थी कि नहीं बताई थी, जिसमें x और y का मान निकाल करके एक जगह रख दिया जाता है। तो y बराबर हमें क्या मिल गया, 8x मिल गया, हम इसका मान यहां रख देते हैं। x को तो x ही रहने देंगे,
क्योंकि हमें y का मान उठा के यहाँ रखना है। y बराबर क्या है 8x है, तो y को हम लोग क्या रख देंगे 8x लिख देंगे बराबर 9। तो क्या आ जाएगा 9x बराबर 9 आ जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, ठीक है। x बराबर 1 आ गया, x बराबर 1 आ गया, y भी निकालना है, तो y क्या निकालेंगे, x बराबर यहाँ 1 रख देंगे, तो 8 इंटू 1 बराबर y, और y बराबर आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है, y बराबर 8 आ जाएगा। हमें यहाँ x और y की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें संख्या निकालनी है। संख्या क्या होगी बताइए, तो संख्या हमारी xy है, ध्यान दीजिएगा, संख्या हमारी xy है, तो x का मान हो जाएगा 1 और y का मान हो जाएगा 8। ये हमारी संख्या आ गई, 18 आ गई, हमारी संख्या क्या आ गई 18 आ गई, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे समझ गए हैं, जरा इंग्लिश वाले बच्चों को समझा दूं मैं। लिखा गया है इसमें, देखिए बच्चे, लिखा गया है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है। तो हमें सबसे पहले लेट करना है, मानना है कि 2 डिजिट नंबर क्या होगा। तो यहां पे हम लोग मान लेंगे लेट, यहां पे हम लोग मान लेते हैं, मैं यहां लिख देता हूं लेट 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आई होप। यहां पे हमने माना है लेट 2 डिजिट नंबर क्या है बताइए, लेट 2 डिजिट नंबर हमने xy मान लिया, हमने xy मानेंगे, लेकिन xy को थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया 54 को क्या लिख सकते हैं, 54 को लिख सकते हैं 10 इंटू 50 प्लस 4 लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, इसको लिख सकते हैं 50 प्लस 4 लिख सकते हैं, 54 ही आएगा। 50 को तोड़ दीजिए, 10 इंटू 5 तोड़ सकते हैं प्लस 4, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताइए। 54 को हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो अगर हम इस तरह लिख सकते हैं तो एक्स वाई को भी किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने बना लिया। सिंपल फॉर्म में मैंने क्या किया, सिंपल फॉर्म में मैंने आपको एक बार बना लिया एक्स वाई को, क्योंकि यहाँ हम एक्स वाई सीधे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि एक्स वाई लिखेंगे तो एक्स और वाई क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए एक्स वाई यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लिया, 10x प्लस वाई के फॉर्म में बना लिया। यहां पे हमसे बोला गया है द सम ऑफ द 2 डिजिट ऑफ अ 2 नंबर इज 9, मतलब हमसे बोला गया है कि 2 डिजिट जो है उनका जो सम है वो 9 होगा। अब ये बताइए डिजिट कौन कौन सी होती हैं, एक तो ये डिजिट है और ये डिजिट है, मतलब 5 प्लस 4 करेंगे तभी तो 9 आएगा, तभी तो 9 आएगा ना। इसीलिए मैंने क्या किया है, सम ऑफ डिजिट, तो सम ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, सम ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा, x प्लस वाई होगा। ये नहीं होगा, ये आपके नंबर है, ये पूरा का पूरा देखिए बच्चे, ये जो मैंने आपको सामने लिखा है ना, ये पूरा का पूरा नंबर है, इसको सम के रूप में मत लिखिएगा, ये सम के रूप में तो पहले ही से लिखा हुआ है। 2 डिजिट नंबर ये आपका ये है, इसका अगर इसके डिजिट का जो सम होगा, मतलब ये एक डिजिट x है और दूसरी डिजिट क्या है, y है, तो सम ऑफ डिजिट क्या होगा, 9 होगा। तो x प्लस वाई बराबर 9 हो गया। ठीक, यहां से हमारी पहली क्वेश्चन आ गई। अब इसके बाद यहां आ जाते हैं, यहां चले आइए। इसमें ये लिख सकते हैं कि यह है द रिवर्स ऑर्डर ऑफ द रिवर्स ऑर्डर ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। तो हमने द रिवर्स ऑर्डर ऑफ 2 डिजिट नंबर क्या होगा, देखिए 2 डिजिट, हमने 2 डिजिट की जो नंबर माना था वो एक्स वाई माना था, ठीक है, इसको रिवर्स कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, वाई एक्स हो जाएगा। अब वाई एक्स हमको नहीं लिखना है, वाई एक्स का सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, 10 वाई प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑल्सो द 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, 9 टाइम्स, ये 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, किस नंबर, दिस नंबर, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू, इज ट्वाइस, इसमें इक्वल टू की बात नहीं हो रही है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, इज द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ रिवर्सिंग। ये क्या है, नंबर रिवर्स करने पे जो मिला है, ये रिवर्स करने पे मिला है, ये हो गया। ठीक है, इसमें एक बात समझिएगा, आप कह रहे होंगे इसका 9 टाइम्स था, इसका 2 टाइम्स था, तो आपस में इधर उधर चले जाने चाहिए, 9 इधर चला जाना है, 2 जो है 2 टाइम्स है उधर चला जाना है, इक्वल इक्वेशन बराबर करने के लिए। यहां पे ये कह रहा है कि पहले ही से इक्वेशन बराबर है, इसका जो 9 टाइम्स है और इसका 2 टाइम्स है वो आपस में क्या है, इक्वल है, क्या है, इक्वल है। तो इक्वल पहले ही से बोल रहा है, तो हमने इसका 9 टाइम्स कर दिया, इसका 2 टाइम्स कर दिया और इक्वल का निशान लगा दिया। अब इसको सॉल्व करने पे हमारा ये आया, इसको सॉल्व करने पे हमारा ये आया, यहां पे y बराबर 8x आया। तो y बराबर 8x आया, तो हमने y का जो मान है उठा के यहां रख दिया,
यहाँ पे रख दिया और x को x ही रहने दिया, y का मान क्या रख दिया 8x रख दिया बराबर 9 आ गया। इसको सॉल्व करने पे x बराबर 1 आ गया, x बराबर 1 आया, x बराबर हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो y बराबर आ गया, y बराबर 8 आ गया। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, जो हमने नंबर माना था, हमें फाइंड क्या करना है, एक्स वाई नहीं फाइंड करना है, हमें नंबर फाइंड करना है। और नंबर क्या माना था हमने, नंबर माना था एक्स वाई माना था। तो x का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और y का मान 8 हो जाएगा। अब हमारा जो नंबर आया है 18 आया है, ये हमारा आंसर है। नंबर क्या है हमारा 18 है, 18 है, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन था और इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैंने एक बेहतरीन ढंग से समझा दिया है। थोड़ा सा ठहर के समझिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें लिखा हुआ चौथा क्वेश्चन है जो मीना, इंग्लिश में मैं पढ़ता हूं पहले। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ कितने रुपए, 20,000 रुपए। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज नोट एंड 100 रुपीज नोट ओनली। मीना गॉट 25 रुपी नोट इन ऑल। हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी रिसीव्ड। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए इसमें क्या करना है, आपसे क्या क्या मानना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं मानना क्या है। जैसे हमने पिछली बार क्या माना था संख्या मानी थी। इसमें क्या माना है, इसमें हमें मानना होगा कि 50 रुपीज की नोट कितनी है और x रुपीज के नोट को हम क्या बोलेंगे, y मानेंगे। तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे लेट, पहले लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट, 50 रुपीज नोट इक्वल टू x। फिर हम लोग क्या मानेंगे, लेट द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट, 100 रुपी नोट, उसको क्या मानेंगे, y मानेंगे। यहां हमें दो चीजें दी गई हैं इस क्वेश्चन में, एक 50 रुपए की नोट दी गया है और x 100 रुपए की नोट दी गई है। तो हमने जो 50 रुपए की नोटों की संख्या थी, जो नंबर थे 50 रुपए के जितने भी नोट के नंबर होंगे वो हमने x मान लिए, और 100 रुपीज के नोटों की संख्या कितनी मान ली, y मान ली। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखने पे ये पता चलता है कि उसने टोटल कितने रुपए निकाले होंगे, 20,000 रुपए निकाले हैं। आगे पढ़ते हैं जरा। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 ओनली। उसने कहा है केवल मुझे 50 रुपए की नोट में दो या तो 100 रुपए की नोट में दो। ठीक है, उसने मीना को 25 की नोटें दे दी, 25 नोटें दे दी, 25 नोट दे दिए। कितने नोट दिए बताइए, 25 नोट दिए हैं। तो 25 जो नोट दिए हैं, जो बताइएगा 25 जो नोट उसने दिए हैं, ये नोट वाला नोट्स वाला नहीं है, नोट का मतलब नोट वाला है, ठीक है, गड्डी वाला। 25 नोटें दी हैं। अब 25 नोटों में 100 की भी होंगी और 100 की होगी और 50 की भी होंगी। तो यहां पे 100 की भी होंगी और 50 की भी होंगी। तो x प्लस वाई इक्वल टू 25 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, बताइए, नोट को हटा दीजिए। x प्लस वाई बराबर 25 कह सकते हैं कि नहीं, क्यों कह सकते हैं, क्योंकि जो 25 नोटें मिली हैं उसमें 100 की भी नोट होगी और 50 की भी नोट होगी, इसलिए मैंने लिखा x प्लस वाई बराबर 25। ठीक है, ये हमारी बन गई पहली इक्वेशन। ठीक, दूसरी बात करते हैं। आगे क्या लिखा है, फाउंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी रिसीव्ड। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, टोटल जो पैसे पाए हैं उस लड़की ने कितने रुपए निकाले हैं। आप बोलोगे 20,000 रुपए निकाले हैं। कितने रुपए निकाले हैं, 20,000 रुपए निकाले हैं। अच्छा, अगर इसमें से बताइए, अगर ये x जो नोट y नोटें हैं तो y कितनी नोटें होंगी, मतलब हमने एक तरह से मान लेते हैं, चलो 15 नोटें 100 की हैं और 10 नोटें 50 की हैं। तो जब 10 नोटें 50 की हैं तो टोटल कितनी कॉस्ट हो जाएगी, 10 इंटू 50 हो जाएगा। इसीलिए क्या लिख सकते हैं, 50 इंटू एक्स और 100 इंटू वाई बराबर 20,000। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए। 50 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू वाई बराबर 20,000 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ये दूसरी इक्वेशन बन गई, ये दूसरी इक्वेशन हमारी बन गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता देता हूं। देखिए हाँ, इसमें बोला गया था टोटल नोटें कितनी हैं। टोटल नोटें हमारे पास 25 थी, जिसमें 100 की भी नोटें थी और 50 की भी नोटें थी। तो 100 की कितनी नोटें हैं, y है, और 50 की कितनी नोटें हैं, x हैं। तो x प्लस वाई बराबर 25 हो गया। ठीक, अच्छा रुपए टोटल कितने निकालने हैं, रुपए निकालने हैं 20,000।
जिसमें 100 की भी नोटें हैं और 50 की भी नोटें हैं। तो मान लीजिए हमने 50 की कितनी नोटें निकालनी है, 50 की निकालनी है x नोटें, तो 50 इंटू एक्स, और 100 की कितनी नोटें निकालनी है, 100 की नोटें निकालनी है y, तो 100 इंटू वाई, और टोटल रुपया कितना हो गया, टोटल रुपया हो गया 20,000। समझ में आया इतनी बात? ठीक है, हिंदी वाले बच्चे समझे, हिंदी वाले बच्चे इस तरह समझे, मीना 20,000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 20 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मतलब उसने 100 रुपए की नोटें निकाली और 50 रुपए की नोटें, तो माना 50 रुपए की नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो गई, हमने x मान ली। माना 100 रुपए के नोटों की संख्या, तो 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी माने, हमने y मान ली। ठीक है, नोटें कितनी थी, नोटें हमारे पास थी 25, जिसमें से 100 की नोट भी होगी और 50 की नोट भी होगी, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक, दूसरी बात करते हैं कि रुपए टोटल कितने निकाले, कुल रुपया निकाला 20,000 उस लड़की ने। ठीक है, तो 100 की, जब एक नोट की, देखिए एक नोट की कीमत कितनी है, 50 है, एक नोट की कीमत कितनी है, 50 है, तो x नोटों की कीमत कितनी हो जाएगी, 50 इंटू एक्स हो जाएगी, और 100 और y नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, y इंटू की हो जाएगी, y इंटू 100 हो जाएगी। इन दोनों का कुल रुपया कितना हो जाएगा, 20,000, जो उसने निकाला है। ठीक है, दो इक्वेशन हमारी यहां से बन गई। अब ये दो इक्वेशन बन गई, तो आप किससे हल करना चाहोगे? चलिए हम लोग सही वो करते हैं इसको, जो आपकी विलोपन विधि थी, एलिमिनेशन मेथड था, उससे करते हैं। तो यहाँ पे किसी एक टर्म को हम हटाना है, एलिमिनेट करना है, तो ये इसको भी यहाँ पे इस तरह से कर देते हैं। तो इस पूरी इक्वेशन को 50 से गुणा कर देते हैं, इस पूरी इक्वेशन को क्या करते हैं, 50 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, पहली इक्वेशन को 50 से गुणा कर देते हैं, तो 50 से गुणा करने पे क्या आएगा, इस इक्वेशन को 50x प्लस 50 से इसको भी गुणा करोगे प्लस 50y हो जाएगा, बराबर 50 को इससे गुणा करो तो 25 पंजे 125 हो जाएगा। ठीक है, और 0 आ जाएगा। ठीक है, यही तो आया, 25 पंजे कितना होता है, 25 पंजे 125 और 1250 आ गया। ठीक, ये चीज आ गई। अब इसको यहाँ पे घटाओगे या जोड़ोगे, बताओ। ये दूसरी क्वेश्चन है और ये कौन सी क्वेश्चन है, ये पहली क्वेश्चन है, समझ रहे हैं, ये कौन सी क्वेश्चन है, ये पहली क्वेश्चन है। अब इसको घटाओगे या जोड़ोगे, बताओ। 25 पंजे 125, ठीक तो है, सही तो आ रहा है। अब इसको घटाओगे जोड़ोगे, तो जोड़ने पे नहीं आएगा, जोड़ने पे कुछ घटेगा नहीं, क्योंकि इसको घटाना, इसको घटाना, तो यहाँ पे माइनस जरूरी है। तो जब माइनस करते हैं तो नीचे के जितने भी निशान होते हैं वो सब चेंज हो जाते हैं। तो माइनस कर दिए, ये प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे भी प्लस था, यहाँ पे भी क्या था, प्लस था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, तो ये तो आपस में घट जाएगा। 50 में से 100y में से 50y जाएगा, तो कितना बचेगा, 50y बचेगा। समझ रहे हैं? और इसमें से इतना जाएगा, कितना बचेगा, जरा हल करिए, कितना बचेगा। 0 में से 0 जाएगा 0, यहाँ 10 में से 5 गया 5 बचा। ठीक है, यहाँ 9 में से 2 गया 7 बचा। ठीक है, और यहाँ कितना बचा, 9 में से 1 गया, कितना बचा, 8 बचा, और यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे 50 से 0 कट गया, 5 एक कम 5, 5 3 15 और 3 37, 5 7 35 और 2 25, 5 25 25। y बराबर क्या आ गया, 375 आ गया है। यही आ रहा है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है? बीस हजार नहीं है, सॉरी, यहाँ माफ कीजिएगा, यहाँ 2,000 रुपए है। ठीक है, मैं यही गलती कर रहा था, यहाँ 2,000 रुपए, 2,000 रुपए लेके चलते हैं। ठीक है, गलती यहाँ पे हुई है। ठीक है, 2,000 रुपए, 20,000 रुपए जो व्यक्ति बार से बोला था, 2,000 रुपए, 2,000 में से 1250 चले गया, कितना बचे, 750 बचे। ठीक है, 750 बचे, तो 5 एक कम 5 और 5 एक कम 5 और 2 25, 25 5 25 25। तो y बराबर 15 आ गया। y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 15 आ गया, और x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 10 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे रखोगे इस इक्वेशन में रखोगे तो 15 रखोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 50 के नोटों की संख्या कितनी होगी, 10 हो गई, और 100 के नोटों की संख्या कितनी होगी, 15 हो गई। ठीक है, चलिए समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों के? ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है, और मैंने इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को कराया था। आप लोग क्वेश्चन नंबर 5वां है,
ध्यान दीजिएगा, जिन बच्चों ने क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 ये कौन सी चल रही है, 3.4 चल रही है, 3.3 नहीं करी है, वो पहले 3.3 करके आइएगा, ठीक है। और 3.4 एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपका 5वां क्वेश्चन है। आप लोग एक बार पढ़िएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ लीजिए। मैं इसको इंग्लिश में पहले कराता हूँ और फिर हिंदी में कराता हूँ आपको, ठीक है। इसमें लिखा गया है अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, मतलब पर डे। Thereafter, Sarita has paid 27 rupees for a book kept for 7 days। मैं यही एक तरफ रुक जाता हूं। यहां पे देखिए दो बातें हो रही हैं, एक तो फिक्स चार्ज की बात हो रही है, ठीक है। एक तो पहली चीज बात हो रही है फिक्स चार्ज की बात हो रही है, फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days। इंग्लिश में भी कराऊंगा, हिंदी में भी एक बार करा देता हूं, इंग्लिश में एक बार करा देता हूं, हिंदी में भी कराऊंगा, ठीक है। यहां पे बात हो रही है फिक्स चार्ज की, और एक चार्ज लग रहा है चार्ज पर डे, ठीक है, चार्ज फॉर पर डे भी लग रहा है। यहां पे कौन सा लग रहा है, चार्ज फॉर पर डे, ठीक है, पर डे भी एक चार्ज लग रहा है। ये दोनों चीजें हमें यहां से निकालनी है इस क्वेश्चन से, ठीक है। जरा मैं एक आपके सामने एक छोटा सा चित्र बनाता हूं, ठीक है, उसके हम लोग तरीके से समझेंगे कैसे बात हो रही है। यहां पे एक बात समझिएगा, बोला गया है कि जो सरिता है वो 27 रुपए पेड करती है और 7 दिनों के लिए वो बेसिकली बुक लेती है। मतलब यहां से हम 0 से शुरुआत करते हैं और 7 दिनों तक, 7 डेज की मैं बात कर रहा हूं। 7 डेज के लिए कौन बुक ले रहा है, सरिता बुक ले रही है। और ये यहां से लेकर के यहां तक जितना रुपए पे करती है, वो कितना रुपए पे करती है, 27 रुपीज पे करती है, ठीक है। 27 रुपए यहां पे ये पे करती है। कौन पे करती है, सरिता। इसके बाद बात करते हैं, लिखा है वाइल सुशी एक लड़की का नाम है, सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक एंड शी केप्ट फॉर 5 days। सुशी जो है वो 5 दिन के लिए बुक लेती है, मतलब 0 से अगर मैं स्टार्ट करूं तो वो 5 दिन 5 days के लिए सिर्फ बुक लेती है। और जो सुशी का ये किसका है, सरिता का है ना, सरिता, मैं यहां लिख देता हूं सरिता का जो बुक है, और सरिता जो प्राइस मनी पे करती है वो 27 रुपए पे करती है। और जो सुशी है वो कितना रुपए पे करती है, 5 दिनों के लिए वो 21 रुपए पे करती है। 21 रुपए पे करती है। कौन पे करती है, सुशी, ठीक है। यहां पे एक बात समझिएगा, जब भी फिक्स चार्ज की बात करते हैं तो फिक्स चार्ज शुरुआत के 3 दिनों के लिए ही लिया जाता है, ठीक, उसके बाद कोई चार्ज नहीं होता। अगर मैं यहां बीच से स्टार्ट कर दूं, कोई मतलब 20 से स्टार्ट करो तो वहां पे फिक्स चार्ज तो होगा नहीं। क्या कौन सा चार्ज होगा, केवल चार्ज पर डे होगा, जो पर डे का चार्ज लग रहा है वही केवल होगा। तो यहां पे ये बीच का जो 2 दिन है, ये बीच का 2 दिन बचा ना, 7 में से 5 गया, कितना बचा, 2 दिन। जो बीच का ये 2 दिन 2 डेज का जो पैसा हुआ वो कितना हुआ, वो 27 में से अगर 21 घटा दे तो पैसा बच गया कि नहीं, 2 दिन का पैसा हो गया। कितना हो गया, 27 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा, 6 रुपए बचेगा। तो 6 रुपीज हुआ। ये 6 रुपीज किसका हुआ, 2 दिन का। यहां पे बात करते हैं, जो 6 रुपए आया ये कितना आया, 2 दिन का पर डे चार्ज है। मतलब यहां पे मैं लिख सकता हूं 2 डे, द चार्ज ऑफ 2 डे, द चार्ज ऑफ 2 डे, मतलब 2 दिन का चार्ज कितना हुआ, आप बता सकते हो 6 रुपए हुआ, 6 रुपीज हो गया, ठीक। यहां से बात पता चल गई। तो 1 दिन का चार्ज कितना होगा, 1 डे, एक दिन का चार्ज कितना होगा, वो हो जाएगा 6/2 = 3 रुपीज। और यही हमारे पास आ गया आंसर। चार्ज फॉर पर डे कितना है, 3 रुपए है। आप अपनी बुक के आंसर पे मत जाइएगा, बुक का आंसर आपका गलत दिया हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज, यहां पे बात हो रही है फिक्स चार्ज की। अच्छा देखिए, अगर हमारे पास यहाँ पे 2 दिन का चार्ज 6 रुपए है, तो 5 दिन का, 0 से 5 दिन का चार्ज कितना होगा, तो 5 डे चार्ज। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 डे मतलब चार्ज ऑफ 5 डे कितना हो गया भाई, 3 रुपए 1 दिन का, 5 दिन का कितना हो जाएगा, 15 रुपए हो जाएगा कि नहीं, 5 3 15, ठीक है। तो 3 दिन का मतलब 5 दिन का चार्ज कितना हो गया, 5 दिन का यहां से यहां तक अगर मैं बात करूं तो यहां पे आ गया 15 रुपए चार्ज आ गया, ठीक है। ये चार्ज कितना था, 5 दिन का चार्ज था जो पर डे लगता था।
लेकिन यहाँ पे सुशी का जो चार्ज आया है वो 21 रुपए आया है। 21 रुपए कैसे आ गया? अरे इसमें फिक्स चार्ज भी तो था, जो मैं 3 दिन का बोल रहा हूँ, 3 दिन का फिक्स चार्ज भी तो था। तो 3 दिन का फिक्स चार्ज, इसमें से इसको घटा देंगे, 3 दिन का फिक्स चार्ज निकल आएगा। देखिए 0 से लेकर 5 दिन का जो पर डे चार्ज बन रहा था वो कितना बना था? 3 × 5 = 15 रुपए हमारा बन रहा था। लेकिन यहाँ पे मैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में दिया गया है सुशी ने 5 दिन में 21 रुपए खर्च किए, तो बाकी के 6 रुपए गए कहां? तो बाकी के जो 6 रुपए थे वही आपके फिक्स जो चार्ज फॉर 3 डेज थे, यहां पे लिख सकते हैं चार्ज फॉर 3 डेज। ठीक है, ये फिक्स चार्ज लिख लीजिएगा। फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज कितना हो गया? यहां पे 21 - 15 = 6 रुपीज। ठीक है, ये आंसर कितना आ गया? यहाँ पे 6 रुपीज आ गया। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे एक बार समझ लें, मैं हिंदी में भी समझा देता हूँ। ठीक है, हिंदी में भी कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको हिंदी वाले बच्चे भी एक बार समझ लें। देखिए कैसे, इसमें क्या बात हो रहा है। इसमें लिखा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का 3 दिनों का एक नियत चार्ज है। मतलब 3 दिनों का, पहली बात तो हो रही है 3 दिनों का एक नियत चार्ज है। 3 दिनों का नियत चार्ज, नियत किराया बोल दीजिए, नियत किराया, ये हमें निकालना है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे क्या निकालना है? यहाँ पे तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया लिया जाता है। तो अतिरिक्त किराया जो है, अतिरिक्त किराया या फिर बोल सकते हैं प्रतिदिन चार्ज, क्या बोल सकते हैं? प्रतिदिन किराया, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, किराया, प्रतिदिन किराया क्या होगा? ये 2 चीजें हमें यहां से निकालनी है। अच्छा, मैं बात करता हूं सरिता ही है ना। इसके बाद अगले दिन सरिता ने, ये देखिए सरिता ने क्या किया? सरिता ने 27 रुपए पे किए और उसने बोला कि वो बुक 7 दिनों के लिए ले जा रही है। मतलब 0 से लेकर 7 दिनों के लिए सरिता ने कितना भरा? 27 रुपए उसने भरा। अब ये 27 रुपए में 2 चीजें शामिल हैं। एक तो 3 दिनों का किराया, नियत किराया जो है वो शामिल है, और तीसरा अतिरिक्त किराया भी प्रतिदिन के लिए शामिल है। ठीक है, तो 27 रुपए में दोनों चीज शामिल हुई। इसके बाद सुशी की बात आती है। सुशी से बोला गया, सुशी ने 5 दिनों के लिए बुक ली। सुशी ने कितने दिनों के लिए? 5 दिनों के लिए बुक ली, और 5 दिनों में 21 रुपए किराया भरा। जो 21 रुपए किराया भरा है उसमें भी 3 दिनों का नियत चार्ज है और प्रतिदिन अतिरिक्त किराया होगा। ठीक, जब हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो उसमें दोनों चीज शामिल होती हैं, ये भी और ये भी। लेकिन अगर हम 20 से शामिल कर लें, 5 से अगर 7 की बात करें, ये बीच का 2 दिन बचा, तो इसमें जो है वो 3 दिनों का नियत किराया नहीं होगा, इसमें सिर्फ केवल अतिरिक्त किराया ही होगा। तो जो बीच का 2 दिन बचा, मैंने ये देखो रेड पेन से लिखा है, जो बीच का 2 दिन बचा, तो 2 दिन के बीच का किराया कितना हुआ था? इतना 27 रुपए था, इतना 21 रुपए था, तो 27 में से 21 घटा कितना बचा? 6 रुपए बचा। 2 दिनों का किराया कितना हो गया? 6 रुपए हो गया। तो यहां पे लिख देंगे 2 दिनों का किराया। ठीक है, रेड पेन से लिखता हूं, 2 दिनों का किराया कितना है? वो है 6 रुपए है। ठीक, तो 1 दिन का किराया कितना हो गया? 1 दिन का किराया बराबर 6/2 बराबर 3 रुपए हो गया। इतनी सी बात समझ में आई। यहां पे जो हमसे पूछा गया था दूसरी चीज, अतिरिक्त किराया या प्रतिदिन किराया कितना होगा, तो वो 3 रुपए होगा। यहां पे हमको एक आंसर आ गया, 3 रुपए होगा प्रतिदिन किराया। लेकिन अभी हमें दूसरी चीज नहीं पता चली है, जो पहली चीज है, मतलब 3 दिनों का नियत किराया कितना है वो नहीं पता चला है, उसको भी निकालते हैं। अच्छा, यहां पे बताइए, सुशी की बात लेके चलते हैं। तो सुशी ने 5 दिनों में 21 रुपए खर्च किए थे। 21 रुपए खर्च किए, जिसमें नियत किराया और अतिरिक्त किराया तीनों शामिल है, दोनों शामिल है। सुशी ने अगर 5 दिनों के लिए बुक लिया है तो प्रतिदिन किराए के हिसाब से 5 दिनों का किराया कितना होगा? देखिए 1 दिन का किराया है 3 रुपए, तो 5 दिन का किराया कितना हो जाएगा? सुशी की बात चल रही है यहाँ पे, सुशी की, ठीक है, सुशी की बात चल रही है। सुशी का 5 दिन का किराया कितना होगा? तो 3 × 5 बराबर 15 रुपए। यही चीज मैंने यहाँ लिखी है, 5 दिनों का जो किराया है वो 15 रुपए है। ये क्या है? प्रतिदिन किराया है। ये क्या है? प्रतिदिन किराया है। बात समझ में आ रही है? ये प्रतिदिन किराया है। जब प्रतिदिन किराया 15 रुपए हुआ, लेकिन सुशी ने कुल 21 रुपए भरे हैं,
घर से तो 21 रुपए लेके चलिए, यहाँ भर रही 15 रुपए, तो बाकी का 6 रुपए कहाँ गया भाई? बाकी का 6 रुपए ही तो नियत किराया हुआ। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 3 दिनों का नियत किराया हो जाए तो था 3 दिनों का नियत किराया, नियत किराया था, क्या था? नियत किराया था, वो आप लिखोगे 21 माइनस 15 बराबर 6 रुपए। ठीक है, बस यहाँ से ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। चलिए एक्सरसाइज 3.5 पे चलते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। और कोई टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं और आप लोग पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। एक्सरसाइज 3.5 जो है उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके सामने आ रहा होगा, आप लोग पढ़िएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों को युग्म में बदल करके हल करिए। ठीक है, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जो है लिखा हुआ है आपके सामने। सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक्सरसाइज 3.5 के सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है 1/2x, क्या दिया गया है? 1/2x प्लस 1/3y 1/3y इक्वल टू 2। ठीक है, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। अगली क्वेश्चन है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। ठीक है, 13/6 यही क्वेश्चन है। जरा इन इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इसमें क्या नजर आ रहा है। मैंने आपको जब सबसे पहला लेक्चर कराया था लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, जो तीसरी एक्सरसाइज है, ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज चल रही है। कुछ बच्चे बोलेंगे यहाँ पे सर एक्सरसाइज 3.5 मैंने आपको क्यों नहीं कराया? तो 3.5 आपके कोर्स में नहीं है, सीधे हम लोग आ रहे हैं 3.6 पे। ठीक है, 3.6 पे आ रहे हैं, यहाँ पे आपके सामने लिखा भी होगा और 3.6। ठीक है, वो चीज़ मुझे नहीं दिखेगी, आपको दिखेगी। मैंने आपको बताया था लीनियर इक्वेशन की अगर बात करें, लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं या रैखिक समीकरण की बात करते हैं, हिंदी में बोले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो उसमें क्या चीज है? देखिए मैंने आपको बताया था लीनियर इक्वेशन कैसे होती है। ये होती है 2x प्लस 5y बराबर 10, इस तरह से होती है। मतलब जो x का टर्म है या y का टर्म है, मतलब कोई भी वेरिएबल्स जो हैं, सिर्फ x y की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, और भी कुछ वेरिएबल हो सकते हैं। x की तरह अगर मैं ये लिख दूं 2p प्लस 5q बराबर 10, एक ही बात है, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, यहाँ पे p भी वेरिएबल है और q भी वेरिएबल है। ठीक, तो कोई भी वेरिएबल हो, लेकिन वो वेरिएबल ऊपर आ रहा था, यहां देख रहे हैं वेरिएबल बटे के नीचे आ रहा है, अपॉन में आ रहा है। तो उसमें क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम लोग कुछ मान लेते हैं। यहां पे जैसे 1/x है, यहाँ पे आपको 1/x दिख रहा है ना, तो हम इसको क्या मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं p मान लेते हैं। और 1/y दिख रहा है, तो यहाँ पे 1/y को मान लेते हैं हम लोग q मान लेते हैं। ठीक है, ये दो चीजें हम लोग मान लेते हैं। आगे मैं बताऊंगा कैसे करना है, पहले इतनी चीजों को हम लोग मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या, इसको माना क्यों है? इसको माना इसलिए है क्योंकि ये सीधी लीनियर इक्वेशन में हमारी बन जाएगी। कैसे? देखिए ये 1/2p हो जाएगा। ठीक है, पहली क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, प्लस 1/3q हो जाएगा बराबर 2। ठीक, ये हमारी पहली क्वेश्चन ही चल रही थी, ये पहली क्वेश्चन है और ये पहली क्वेश्चन ही हम लोग यहाँ पे ये आंसर कर लीजिएगा। आंसर के रूप में हम लोग यहाँ से आंसर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने कर लिया। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे 1/2 है या 1/3, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 आ गया, तो यहाँ पे 3p हो जाएगा प्लस 3 दूना 6 और फिर 2q हो जाएगा बराबर 2 हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3p प्लस 2q बराबर 6 दूनी 12 हो जाएगा। ये हमारी पहली क्वेश्चन ही है। अभी तक हम पहली क्वेश्चन पे ही चल रहे हैं, लेकिन मैंने सिंप्लीफाई रूप में लिखा है, ठीक है, सिंपल रूप में लिख दिया। उसके बाद ये हमारी सेकंड इक्वेशन दी गई थी, इसको लेके चलते हैं जरा। तो 1/x मैंने क्या माना था? p माना था, वैसे कर दीजिए 1/3p हो जाएगा प्लस 1/2q बराबर 13/6। इसका भी एलसीएम ले लीजिए, जो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। देखिए ये बेसिक कैलकुलेशन है, आपको आनी चाहिए। तो 3 दूना 6 तो 2p हो जाएगा और 2 तिहाई 6 तो प्लस 3q हो जाएगा बराबर 13/6 हो जाएगा। ठीक, इतनी सी बात समझ आएगी। 6 से ये 6 कट जाएगा, कितना बचेगा? 2p प्लस 3q बराबर 13। ये हमारी आ गई सेकंड इक्वेशन।
ये पहली इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। ठीक, अब मैंने आपको बताया था कि चाहे आप किसी भी विधि से सॉल्व कर लीजिए, चाहे ग्राफ मेथड से सॉल्व करें, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करें, या फिर आप क्या कहते हैं एलिमिनेशन मेथड या फिर जो भी इसको कहते हैं उसे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग यहाँ लिख देते हैं, लेकिन कोई ना कोई एक टर्म बराबर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे Q का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 2 है। Q को हटा देते हैं और यहाँ पे जो Q का कोफिशिएंट है वो कितना है, 3 है। ठीक, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस पूरी इक्वेशन में हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और इस इक्वेशन में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे, क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 तिहाई 6 होगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएंगे, बराबर करना है। ठीक है, Q का कोफिशिएंट जो है वो बराबर करना है। तो इस इक्वेशन में पहले 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 तिहाई 9P प्लस 3 दूनी 6Q बराबर, और इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 से मल्टीप्लाई इधर कर रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे, 12 तिहाई 36 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन आ गई। हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले बच्चों को बता रहा हूँ। इसके बाद इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4P प्लस 3 दूना 6Q बराबर 13 दूना 26। ये आ गई हमारी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल फॉर्म किया है। इसके बाद यहाँ पे आप या जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, तो यहाँ जोड़ नहीं सकते। अगर जोड़ेंगे तो ये दोनों, ये टर्म और ये टर्म घटेगा ही नहीं कभी। ठीक है, इसलिए यहाँ घटाएंगे, इसलिए यहाँ क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने वाला निशान क्या करते हैं, जब भी जो नीचे वाला टर्म होता है उसके निशान बदल जाते हैं। जैसे यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में घट जाएंगे, क्या बचेगा, 9 में से 4 गया, ये 4 माइनस का है, जो नीचे वाला माइनस निशान है वही लेंगे। 9 में से 4 गया, कितना बचा, 5P बचा। 5P बराबर 36 में से 26 गया, कितना बचा, 10 बचा। तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10, तो P बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, उसी तरह Q का मान निकाल लेंगे। अब यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, ये मैंने तो इसलिए बताया क्योंकि यहाँ बराबर करने के लिए। ठीक है, ये चीज यहाँ 2 लिख देता हूं मैं। देखिए P का मान यहां रख दीजिए, P का मान अगर यहां रख देते हैं, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे पहली इक्वेशन में रख दीजिए चाहे दूसरी इक्वेशन में रख दीजिए। ये चीज मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताई थी। P का मान चाहे इस इक्वेशन में रखें चाहे उस इक्वेशन में रखें, Q का मान आ जाएगा। चलिए P का मान हम यहां रख देते हैं, तो P का मान उठा करके यहां रख दीजिए, कितना आ जाएगा, तो 3 गुणे 2 प्लस 2Q का मान कितना है, Q का मान नहीं पता है, बराबर 12। तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और 6 जब इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। मैं सब थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूँ, 2 एकम 2, 2 3 6। ठीक, Q का मान कितना आ गया, 3 आ गया। P का मान कितना निकाला था, P का मान हमने 2 निकाला था, और Q का मान कितना निकाला था, Q का मान हमने 3 निकाला था। यहाँ हमसे मान किसके किसके पूछे गए हैं, X के मान पूछे गए हैं और Y के मान हमसे यहाँ पूछे गए हैं। ठीक है, यही तो पूछे गए हैं, और कुछ पूछा गया है, बताइए आप लोग। ठीक है, ये चीज पूछी गई हमसे। ठीक है, अब 1/x बराबर 2 है। यहां से अगर हम देखेंगे तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिल रहा है, जरा इधर मैं कर रहा हूं कि 1/x बराबर 2 है, 2/1। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा भाई, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। उसमें देखेंगे अगर तो यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इधर इधर, तो 3/1 लिख सकते हैं। तो 1/y बराबर 3/1 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3y हो जाएगा, y का 3 से गुणा हो जाएगा, 3y बराबर 1 का 1 से गुणा होगा 1, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, छोटी सी कैलकुलेशन थी। ये एक मेथड था जो मुझे आपको बताना था, इस तरह से आप क्वेश्चन आगे भी करेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये पहला क्वेश्चन था, जो अगर आपको नहीं समझ में आया है तो फिर क्या करना है, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, क्वेश्चन को अगला हम लोग क्वेश्चन करेंगे और उसमें समझेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन को आगे समझेंगे और ये समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे हुआ, अगर नहीं समझ में आया बच्चों को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ 2/√x, क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा।
2/√x हो जाएगा प्लस 3/√y प्लस 3/√y बराबर कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। ये पहली क्वेश्चन है, ठीक है। और दूसरी क्वेश्चन कितनी दी गई, 4/√x प्लस माइनस -9/√y है बराबर कितना है, -1 है, ठीक है। जो पिछले आंसर थे वो आप लोग थोड़ा सा मिला लीजिएगा, ठीक है। वैसे मैंने तो सही किया है। यहां पे मैंने आपको क्या बताया था कि कैसे करेंगे भाई, करेंगे ऐसे कि जो x है देखिए अपॉन में आ रहा है, तो x को कैसे भी करके ऊपर लाना है। तो x को तो ऐसे सीधे ऊपर ला नहीं पाएंगे, तो मान लेंगे। तो क्या मानेंगे, लेट, या फिर हिंदी में बोलेंगे माना। मैं रेड पेन से करता हूं, नहीं तो आप लोग भी समझ नहीं पाओगे, ठीक है। यहां आंसर लिख दीजिएगा। आंसर क्या है, लेट या माना 1/√x बराबर हमने p मान लिया और 1/√y बराबर हमने q मान लिया, ठीक है। तो 1/√x कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1/√x को माना है p मान लिया प्लस 1/y को क्या लिया, q मान लिया, q हो जाए बराबर 2। ये हमारी पहली क्वेश्चन आ गई। इसी तरह इसमें करते हैं 4 इंटू p माइनस 9 इंटू q बराबर -1। ये दूसरी क्वेश्चन आ गई, ठीक है। अब हमें इसमें से कोई एक टर्म बराबर कर लेना है। अब मैं एलिमिनेशन मेथड से कर रहा हूं, आप लोग कोई भी विधि से कर सकते हैं। वैसे एलिमिनेशन बहुत आसान होता है, ठीक है। अगर हम यहां पे देखें q का टर्म यहां पे माइनस है, यहां पे प्लस है, ठीक है, जोड़ने पे घट जाएगा। लेकिन यहां पे 3 है और यहां पे 9 है, इसको हम लोग कैसे भी करके 9 ले आए तो घट जाएगा। ये जो q का कोफिशिएंट है ये 3 है ना, इसको कैसे भी करके 9 लाना है। तो 9 कैसे लाएंगे, 3 से पूरे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पे हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहली क्वेश्चन को 3 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, ये आ जाएगा 3 दूनी 6p प्लस 3 तिहाई 9q बराबर 3 दूनी 6। देखिए जब बराबर कर रहे हैं तो बराबर के इधर और बराबर के उधर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। आ जाएगा 4p माइनस 9q बराबर -1। इसमें तो किसी तरह का गुणा कर नहीं रहे, तो ये पहली क्वेश्चन और दूसरी क्वेश्चन ऐसी ही बनी रहेगी। इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे हटाएंगे, बताइए, जोड़ेंगे, ठीक है। तो जोड़ेंगे, ये दोनों घट जाएंगे, तो 6 4 कितना हो गया, 10 हो गया। 10p बराबर 6 में से 1 गया, कितना बचा, 5 बचा। और 5 किसका आएगा, प्लस का आएगा। 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो p बराबर कितना होगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करिएगा, p बराबर 1/2 आ जाएगा। q बराबर कितना आएगा, यहाँ पे p का मान रख दीजिए। किसी एक क्वेश्चन में हम लोग p का मान रख देते हैं। चलो p का मान हम लोग, इसको हटा देता हूँ मैं, ये तो सिर्फ बताने के लिए था आपको। p का मान हम लोग यहाँ रख देते हैं, क्वेश्चन 2 में रख देते हैं, ठीक है। तो 4 इंटू p का मान 1/2 है माइनस 9q बराबर -1। तो 2 1 ये आ जाएगा, ठीक है। ये 2 जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये -9q बराबर -1 तो है ही है, और ये प्लस का 2 है, जब इधर जाएगा तो फिर माइनस का 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो माइनस का 1 और माइनस का 2 कितना हो गया, माइनस का 3 हो गया। क्या हो गया, माइनस का 3। माइनस से माइनस कट जाएगा, और 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, ठीक है। तो q बराबर यहाँ से कितना आएगा, q बराबर 1/3 आ जाएगा। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, q बराबर 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ से q बराबर 1/3 आ गया। अब हमने माना क्या था, माना था वहां चलते हैं सीधे। p बराबर हमने ये 1/2 आ गया, और q बराबर कितना आ गया, 1/3 आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे p और q के मान नहीं निकाले थे, x और y के मान निकाले थे जो हमें दिए गए हैं ओरिजिनल। तो यहाँ पे 1/√x बराबर कितना आ गया, 1/2 आ गया। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये जो स्क्वायर है ना, जब इधर जाएगा तो कितने हो जाएगा, रूट है तो इधर जाएगा, स्क्वायर बदल जाएगा। तो 1/x बराबर 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। भाई रूट है, जब बराबर के उधर जाता है तो क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। जब स्क्वायर है, जब इधर जाता है तो क्या हो जाता है, रूट बन जाता है, सीधी बात। तो 1/x बराबर कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, ये इधर 4 इधर चला जाएगा और x जो है इधर चला जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। इसी तरह इसमें भी करते हैं, यहाँ पे 1/√y बराबर 1/3 हो जाएगा, ठीक है। जब इधर जाएगा रूट तो क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर का कितना है, 9 आता है।
तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो y बराबर 9 आ जाएगा और कुछ नहीं है। x बराबर 4, y बराबर 9 आएगा, यही आंसर आएगा आपका। एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। x बराबर 4, y बराबर 9 आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं। एक एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और कोई भी छोड़ूंगा नहीं आप लोगों के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को एक एक क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा, पूरी बुक मैं कराऊंगा, ठीक है। बस आप लोग पूरी वीडियो आराम से देखा करिए, ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत आसान सा है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आई होप आप लोग करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14, ठीक है। दूसरी बात चलते हैं 3/x माइनस 4y माइनस 4y इक्वल टू 23। ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन, ठीक है। दो चीज़ें यहाँ पे आपके सामने दी गई हैं, दो इक्वेशन है, ठीक है। कैसे करेंगे, 1/x को तो कुछ मान लेंगे, 1/x को तो p मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लेट या फिर माना 1/x बराबर p। लेकिन y का क्या करोगे, y को y ही रहने दो, y को तो कुछ नहीं मानोगे क्योंकि y तो सही पोजीशन पे है, अपॉन के ऊपर है, तो कुछ मत मानो। इसको जरा फिर से करते हैं, 4 इंटू 1/x की जगह p कर देंगे प्लस 3y बराबर 14। ये पहली क्वेश्चन आ गई। यहाँ पे क्या करेंगे, 3p माइनस 4y इक्वल टू 23 आ गई। ये दूसरी क्वेश्चन आ गई, ठीक है। अब ये मत समझने लगेगा p के साथ q लगता है, x के साथ y लगता है, ये किसने बता दिया आपको। भाई वेरिएबल्स आप कुछ भी मान लो, हम p ना मान करके हम z मान लेते, z मान लेते, कुछ भी मान लेते, a b c d x y z थीटा गामा कुछ मान लेते। ऐसा कोई सिंबल मान लेते जो है ही नहीं, आज तक एग्जिस्ट ही नहीं करते। हमें सिर्फ सिंबल से लेना देना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ काटते पीटते हैं, तो जरा काटिए पीटिए। अगर हम यहाँ 4 से देखिए, इसको बराबर करते हैं तो बराबर कैसे होगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें और 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, हो जाएगा कि नहीं। मतलब इस इक्वेशन में हम यहाँ पे इसको 3 है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस इक्वेशन को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसा रहेगा, कैसा रहेगा बताइए। तो चलिए करते हैं आगे। पहले क्वेश्चन को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16p प्लस 4 × 12y बराबर 14 चौको कितना होगा, 14 कम 14 28 14 42 14 चौको 56, ठीक है। ये पहली क्वेश्चन आ गई। दूसरी क्वेश्चन में 3 × 9 9p माइनस 3 × 4 12y बराबर, और 23 × कितना हो जाएगा, 3 × 9 3 दूना 6 69। ये दूसरी क्वेश्चन आ गई, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को क्या करना है, जोड़ देना है। क्या आपको पता है ना, जोड़ देना है। क्यों देना है, क्योंकि ये दोनों घट रहे हैं इसलिए जोड़ देना है। तो 16 और 9 कितना आ गया, 25p आ गया। कितना आ गया, 25p बराबर 9 6 15 15 का 5 हासिल लाए 1 6 6 12 125 आए। 25 एकम 25 और 25 पंजे 125 आता है कि नहीं आता है बताइए। तो p बराबर 5 यहां से निकल आएगा, p बराबर 5 निकल आया। p बराबर 5 किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। यहाँ ये चाहे आप इस इक्वेशन में रखना चाहते हैं रख दीजिए, चाहे इस इक्वेशन में रखना चाहते हैं रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हर मान आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहली और दूसरी इक्वेशन में रखने में किसी में एक में रख देता हूँ। चलिए मैं पहली में रख देता हूँ, तो यहाँ रखता हूँ। तो 4 × 5 प्लस 3y का मान तो निकला नहीं है 14, 4 पंचे 20 प्लस 3y बराबर 14। तो यहाँ पे आ जाएगा 3y बराबर 14 माइनस 20 कितना आ जाएगा, 3y बराबर 6 आ जाएगा, माइनस का वो भी। तो यहाँ पे 3 एकम 3 3 दूना 6, तो y बराबर -2 आ जाएगा, ठीक है। देखिए माइनस का 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे माइनस का 2 ही आ रहा है। y बराबर -2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें y का तो मान सीधे सीधे पता चल गया, लेकिन x का मान नहीं पता चला है। तो यहाँ x p बराबर कितना रखा था, 5 रखा था ना, p बराबर कितना था, 5 था। तो यहाँ पे x का मान कैसे निकलेगा भाई, 1/x बराबर कितना आया, 5/1 आया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, x बराबर 1/1/5 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए। आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 आसान था।
चलिए क्वेश्चन ये करना था। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 आपके सामने होगा और मैं लिख भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं, 4 की तरफ। कुछ क्वेश्चन आप भी करने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए चौथा करने की कोशिश करते हैं, और चौथा इंपॉर्टेंट भी है, चौथा मैं कर भी देखता हूँ आगे और करूँगा कि नहीं आप लोगों के लिए। 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। अगला है 6/x-1 प्लस माइनस है, माफ कीजिएगा, माइनस है, और 3/y-2 बराबर कितना है, 1 है। ये अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आप 1/x नहीं मान सकते। कुछ बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे कि 1/x बराबर p फिर से मानने के, क्योंकि आप देखेंगे 1/x है, लेकिन यहाँ x अकेला नहीं है बच्चे, x-1 है। ये पूरा का पूरा एक टर्म है, ठीक है। इसको आप अलग अलग नहीं कर सकते, इसको आप अलग अलग नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। ये भी एक पूरा पूरा टर्म है, ये भी एक पूरा टर्म है, ये भी एक पूरा टर्म है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा x-1 यहाँ पे भी है, x-1 यहाँ पे भी है, y-2 यहाँ पे भी है, और y-2 यहाँ पे भी है। तो हम इस पूरे पूरे टर्म को ही ना मान ले कुछ ना कुछ। चलिए आंसर करते हैं। आंसर में हम x-1 बराबर, ये 1/x-1 है, माफ कीजिएगा, हम लोग 1/x-1 को क्या मान लेते हैं, p मान लेते हैं, और यहाँ पे दूसरा क्या मान लेते हैं, 1/y-2 को मान लेते हैं, q मान लेते हैं। बस इतनी सी बात हमें माननी थी और हमारा यहाँ पे काम हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे लिख देते हैं अगली। अब हम लिए इक्वेशन क्या बनेगी, 5p प्लस 1q बराबर 2। 1q को q भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये पहली इक्वेशन, जो कि ये पहली थी और ये दूसरी थी। यहाँ पे 6p प्लस माइनस हो जाएगा -3q बराबर 1, ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी, ठीक। अब बताइए बराबर कैसे करेंगे। पहली क्वेश्चन और दूसरी क्वेश्चन में देखिए q का टर्म हट जाएगा सीधे सीधे, क्योंकि यहाँ 3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें पहली क्वेश्चन को हम लोग अगर किससे कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 और 3 यहाँ पे हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5p प्लस 15 हो जाएगा, 15p प्लस 3q बराबर 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6p माइनस 3q बराबर 1। पहली क्वेश्चन में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, लेकिन दूसरी क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं किया है, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ निशान एक अपोजिट है तो जोड़ देंगे। ये कड़ी आएगा और 15 6 कितना आ जाएगा, 21p हो जाएगा, बराबर 6 1 7 हो जाएगा। 7 एकम 7 और 7 3 21। तो p बराबर 3 मत लीजिएगा, p बराबर 1/3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 1/3 मल्टीप्लाई में जब उधर जाएगा तो अपॉन में हो जाएगा। तो p बराबर 1/3 आ गया। अभी q बराबर निकालना है, ठीक है। तो q कहाँ से निकालेंगे, चाहे कि इस इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे इस इक्वेशन में, हम दूसरी इक्वेशन में रख देते हैं। p बराबर 1/3, तो 6 × 1/3 माइनस 3 × q। q का मान कितना होगा भाई, q का मान तो नहीं पता है, तो इसलिए ऐसा रख देते हैं, ठीक है। जैसे बताइए हर चीज़, तो 3 एकम 3 3 दूना 6, ये हो जाएगा। तो -3q बराबर 1, ये 2 इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। -1 -3q हो जाएगा, तो माइनस माइनस हट जाएगा। q बराबर कितना आएगा, 1/3 आ जाएगा। q बराबर देखो, p बराबर 1/3 यहाँ रख दीजिए, q बराबर 1/3 यहाँ रख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1/x-1 बराबर 1/3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, x-1 बराबर 3 निकल आएगा यहाँ से। तो -1 को जब इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 3 + 1 बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे y-2 बराबर 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, समझ रहे हैं, इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y-2 बराबर 3 हो जाएगा, और y बराबर कितना आ जाएगा, 3 + 2 बराबर 5। यहाँ से हमें x बराबर 4 निकल गया, y बराबर 5 मिल गया। यही हमें पता करना था, x बराबर 4 और y बराबर 5, यही हमें निकालना था, ठीक है। तो ये आपके बेसिकली क्वेश्चन हो गए हैं।
चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, पांचवा क्वेश्चन। उसके बाद फिर आप लोग 3 क्वेश्चन हैं वो मैं आगे आपको करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर आपको कराऊंगा तो मैं आपको ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करा करके और हमारे 3.4 जो है एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अगर बच्चों आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार थोड़ा सा आप लोग अपनी प्रैक्टिस थोड़ा और तेज कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही आराम से और एक एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ। अगर आपको अब भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर कहीं ना कहीं आपको मैथमेटिक्स में पहले से प्रॉब्लम रही है, ठीक है। वैसे आपको प्रॉब्लम रहेगी नहीं, क्योंकि आप लोग अगर मैथमेटिक्स मेरी पढ़ रहे हो तो लेक्चर 1 से करना, ठीक है। ऐसा मत करना कि लेक्चर 3.5 पे सीधे पहुंच गए या 3.6 पे सीधे पहुंच गए और आप बोलो कि पिछला सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पहले हमारी जो पहला चैप्टर है, मैंने जो रियल नंबर पढ़ाया था वहाँ से पढ़ना, रियल नंबर पूरा पढ़ना। जो मैंने पढ़ाया है एक्सरसाइज 2 पूरी करना, जो पॉलिनोमियल है, और जो एक्सरसाइज 3 है वो पूरी करना, ठीक है। आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए 5वां क्वेश्चन है और आज के दिन का जो लास्ट क्वेश्चन है। आगे कराऊंगा एक्सरसाइज, जैसा मैं नहीं कह रहा हूँ एक्सरसाइज छोड़ दूंगा, ठीक है। 7x - 2y अपॉन xy इक्वल टू 5। ये हो जाएगा। अगली है 8x + 7y + 7y अपॉन xy इक्वल टू। मैं इसलिए बार बार देखता रहता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैं लिख रहा हूँ वो गलत ना हो जाए, ठीक है। ये पहली इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। तो देखिएगा इसमें होता क्या है, इस इक्वेशन इसको आप करेंगे कैसे समझिएगा। देखिए 7x जो है वो भी xy से डिवाइड हो रहा है और 2y है वो भी xy से डिवाइड हो रहा है। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं 7x अपॉन xy, इस तरह से लिख सकते हैं -2y अपॉन xy, ठीक है, बराबर 5। ये पहली इक्वेशन हमारी, इस तरह से लिख सकते हैं। अब काट दीजिए, कुछ जो कट रहा, x x कट जाएगा, y कट जाएगा। तो यहां से क्या बचा 7 अपॉन y -2 अपॉन x, ये हमारा बराबर 5 बच गया। ये हमारा बच गया, सॉरी, ये हमारी हो गई पहली एक्सरसाइज, पहली हमारी इक्वेशन हो गई, ठीक है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी को आई बताइए, आप लोग समझ में आई कि नहीं? इसी तरह इसमें भी करेंगे, क्या करेंगे 8x अपॉन xy हो जाएगा प्लस 7y अपॉन xy हो जाएगा बराबर 15। क्योंकि अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इस टर्म को हम इससे डिवाइड कर सकते हैं और इस टर्म को भी हम इससे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यही बात होती है। x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, क्या बचेगा 8 अपॉन y प्लस 7 अपॉन x बराबर 15। ये हमारी होगी दूसरी इक्वेशन। अब ये जो हमारी इक्वेशन है, ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन, ये कहाँ से बन गई? जो हमसे शुरुआत करते थे, जहाँ से हम शुरुआत करते थे अपनी, वहाँ हो गई। अब हम क्या मानेंगे, यहाँ पे 1 अपॉन y जो हमारा पहले है इसको हम लोग p मान लेते हैं, ठीक है। 1 अपॉन x जो है उसको q मान लेते हैं। कोई दिक्कत है बताइए? यहाँ पे हमने 1 अपॉन y है उसको p मान लिया और 1 अपॉन x है उसको q मान लिया। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि हम लोग शुरुआत से यहाँ तक पहुँच गए। ये चीज़ गड़बड़ थी कि यहाँ से समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, तो मैंने आपको ये बता दिया ऐसे ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ से हर बच्चा कोई कर सकता है। अभी जब जितने हमने 4 क्वेश्चन किए हैं वहाँ से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मैं फिर भी कर देता हूँ। तो हो जाएगा 7p - 2q बराबर 5, ये पहली क्वेश्चन। यहाँ से हो जाएगा 8p + 7q बराबर 15, ठीक है। ये दूसरी इक्वेशन। बात समझ में आ गई? अब हम पहली क्वेश्चन और दूसरी क्वेश्चन को बराबर, कोई एक टर्म बराबर करना है, तो इसको q का जो कोफिशिएंट है उसको बराबर करेंगे। तो कैसे बराबर करेंगे? देखिए यह 2 है और 7 है। अगर यहां ऊपर वाली पहली क्वेश्चन में हम 7 से गुणा कर दे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा और नीचे 2 से गुणा कर दे। समझ रहे हैं? देखिए मैं बराबर करता कैसे हूं, कुछ नहीं करता हूं, इसका जो कोफिशिएंट है उसको उठा के इससे गुणा कर देता हूं, इसका जो कोफिशिएंट है उठा के इससे गुणा कर देता हूं। मतलब पहली क्वेश्चन में किससे गुणा करना होगा? मुझे 7 से गुणा करना होगा। और दूसरी क्वेश्चन में किससे गुणा करना होगा? इसके कोफिशिएंट से, 2 के कोफिशिएंट से गुणा करना होगा। बस इतनी सी बात थी, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूं ताकि मैं आगे आपको कर सकूं, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे करते हैं इसको। तो ये कितना हो जाएगा? 7 7 49p हो जाएगा, -7 दूनी 14q हो जाएगा और उधर भी 7 से गुणा बनेगा, 7 × 5 = 35 हो जाएगा। देखिए बराबर के दोनों साइड गुणा करना होगा आपको। 8 दूनी 16 हो जाएगा p + 7 दूनी 14q
बराबर और 15 दूना 30 हो जाएगा। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। इसको जोड़ना होगा आपको और 49 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। 65p हो जाएगा बराबर 5 और 6 65। 65 एक कम 65, 65 एक कम 65, तो p बराबर 1 यहाँ से निकल आया। p बराबर 1 निकल आया, यहाँ पे p बराबर 1 रख दीजिए आप, p बराबर 1 रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से y का मान कितना निकलेगा, अरे भाई 1/1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y बराबर 1 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अभी क्यों नहीं निकाला है, तो p का मान किसी एक इक्वेशन रख दीजिए। मान लीजिए मैं पहली क्वेश्चन पर रख देता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया मेरा, तो इसको मुझे आपको ऐसे ही बताना था तो मैंने कर दिया था, ठीक है। p का मान पहली क्वेश्चन में रखते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 × 1 - 2q बराबर 5। तो 7 × 7 - 2q बराबर 5। ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 7 - 5 बराबर 2q हो जाएगा, ठीक है। ये 2 बराबर 2q बचा, तो q बराबर भी 1 आ गया, q बराबर भी 1 आ गया। q बराबर 1 यहाँ रख देते हैं, ठीक है। 1/1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा। x बराबर 1 और y बराबर 1 यही हमें निकालना था और हमने निकाल दिया, ठीक है। देख लीजिए 5, हाँ x बराबर 1 और y बराबर 1 ही निकलेगा, ठीक है। आप लोग कर लीजिएगा और ठीक है, इतना ही निकल रहा है। और छठा, सातवां, आठवां और जो 2-3 क्वेश्चन बचे होंगे एक्सरसाइज 3.6 के, मैं आपको आगे करा दूंगा, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है बस मैं यहीं तक रखता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लोगों शेयर करा करिए, ठीक है। तब तक के चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।